हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम रितेश है और मुझे एडोबी और ऊबर जैसी प्रोडक्ट कंपनीज़ में काम करने का 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इस चैनल के थ्रू मैं ये सारा का सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। हम सब लोगों के मन में ना एक मिसकंसेप्शन होता है कि कोडिंग सीखने के लिए तो डिग्री करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। हम लोग अपने दिमाग के अंदर एंट्री बैरियर बना के चलते हैं। कोडिंग सीखना रिलेटिवली ईजी होता है अगर आप इसको किसी और स्किल के साथ कंपेयर करो तो। कोडिंग आपकी एक प्रोफेशनल स्किल है। कोडिंग को यूज़ करके आप कंपनी में जॉब कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो। डॉक्टर बनना आपकी एक प्रोफेशनल स्किल है। फिजिसिस्ट, केमिस्ट या फिर आप कोई दूसरी इंजीनियरिंग करते हो जैसे कि मैकेनिकल, सिविल, तो ये सारी की सारी आपकी प्रोफेशनल स्किल्स है। लेकिन उन सभी स्किल्स के अंदर एक एंट्री बैरियर होता है। आपको डिग्री करनी पड़ती है। डिग्री करने के बाद आपको और आगे एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। आपको यहाँ पे इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो वहाँ पे तो आपको डिग्री करने के बाद 2-3 साल प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसके बाद आप खुद अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। कोडिंग के अंदर ये सब नहीं है। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट करा था तो ये सारी प्रॉब्लम्स को मैंने खुद झेला था। मतलब डिग्री तो हो गई है ही, मतलब आप समझ जाओ कि डिग्री कैसे होती है। उसके बाद जब हम लोग रियल वर्ल्ड में गए तब मुझे पता चला कि अच्छा ऐसा भी होता है। घर वालों ने तो बोल दिया बेटा, हमने तो पढ़ा दिया, अब आगे का काम तो तुझे ही करना है, नौकरी तुझे करनी है, हम कैसे नौकरी ढूंढ के लाएं तेरे लिए। तो जब मैं नौकरी करने गया तो वहाँ पे बोलते थे आपको ये आता है, आपको ये आता है, ये फ्रेमवर्क आता है, स्प्रिंग आता है। हम बोलते थे नहीं, कुछ भी नहीं आता। कॉलेज में ये सब कहाँ बताया जाता है, आज का पता नहीं, लेकिन जब उस टाइम पे मैं कॉलेज में था और जब मैंने कॉलेज ख़त्म करा तब इतना डिटेल में कोई नहीं बताता था। वहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर के फंडामेंटल्स बताए जाते थे। लेकिन कॉलेज लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में एक स्किल का गैप है। प्रोफेशनल लाइफ में अगर आपको कोड करना है तो आपको बहुत चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। गिट क्या होता है, मावन क्या होता है, डिप्लॉय किस तरीके से करते हैं, फ्रेमवर्क्स को कैसे यूज़ करता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने खुद सीखी हैं प्रैक्टिकली, यूट्यूब पे जा के, इंटरनेट पे सर्च कर करके। मतलब 10 सालों में इतना इंटरनेट सर्च करा, इतनी वेबसाइट्स को देखा, इतने डॉक्यूमेंटेशन बढ़े, उसके बाद मेरे को एक क्लैरिटी मिली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दुनिया क्या है। तो आज के ज़माने में मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है लोग सफ़र करते हैं। उनको ना एक सीधा रास्ता नहीं पता होता कि किस तरीके से वो इस रास्ते को फॉलो करके एक डेवलपर बन सकता है। तो ये चैनल के पीछे मकसद यही है कि आपको आपकी डेवलपमेंट की जर्नी में हेल्प किया जाए। अगर आप भी आपकी ज़िंदगी के अंदर प्रोफेशनल डेवलपर बनना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इस चैनल को फॉलो करना है और आपको सिक्वेंशली ज़ीरो से लेके सारे वीडियोस देखने हैं। हमने ज़ीरो से स्टार्ट करा था और अभी हम लोग एडवांस कंसेप्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियोस को लेके कोई फीडबैक है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। शेयर करने से उनकी भी हेल्प हो जाएगी। हो सकता है वो भी कहीं पे स्ट्रगल कर रहा हो और आप उसकी हेल्प कर दोगे अगर आप चैनल को शेयर करोगे तो। और थोड़ी बहुत हेल्प मेरी भी हो जाएगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोडिंग की दुनिया में आप सब लोगों का स्वागत है। कोडिंग की दुनिया में हम यहाँ पे जावा कोर्स कर रहे हैं। जावा कोर्स के अंदर हम लोग फेज़ 2 के अंदर आ चुके हैं। फेज़ 2 के अंदर हम जावा के इकोसिस्टम को समझ रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जावा लैंग्वेज को समझा, सीखा, मतलब पूरा का पूरा बेसिक हमने कवर कर लिया। बेसिक कवर करने के बाद लैंग्वेज का इकोसिस्टम क्या है, उसके अंदर हमें क्या क्या लाइब्रेरीज मिलती हैं, क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को कैसे यूज़ किया जाता है, गिट को कैसे यूज़ करते हैं, फ्रेमवर्क क्या होता है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क को कैसे यूज़ करना है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क के कंसेप्ट्स क्या हैं, डाटाबेस के कंसेप्ट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग फेज़ 2 में कवर करेंगे। तो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था एग्जीक्यूटर सर्विस से। एग्जीक्यूटर सर्विस के बाद हम इतने टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग java.util पैकेज के बारे में समझेंगे। java.util पैकेज के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपका पूरा कलेक्शन फ्रेमवर्क है। कलेक्शन फ्रेमवर्क को हम लोग अलग वीडियो में कवर कर चुके हैं। वीडियो का लिंक आपको ऊपर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा यूटिल पैकेज के अंदर 4-5 क्लासेस और हैं जिनको हमें डे टू डे लाइफ में यूज़ करना पड़ता है। तो आज के वीडियो में हम लोग इन्हीं क्लासेस के बारे में समझेंगे। क्लासेस का कंसेप्ट क्या है और किस तरीके से कोड लिखा जाता है। आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग इतने कंसेप्ट्स को कवर करेंगे। यहाँ पे मैंने लिस्ट डाउन कर रखा है। हम लोग 1 बाय 1 करके समझेंगे, सारे के सारे अलग अलग कंसेप्ट्स हैं। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं टाइमर एंड टाइमर टास्क। सबसे पहले तो इसका कंसेप्ट क्या है।
कभी कभी क्या होता है ना कि आपको कुछ काम फ्यूचर में करना होता है। जैसे अभी मान लो 10 बजे है, तो आप ये चाहते हो कि आपका कोई कोड आगे फ्यूचर में रन हो सकता है 12 बजे रन हो सकता है अगले दिन रन हो सकता है 10 सेकंड के बाद रन हो। तो फ्यूचर में काम करने के लिए आप टाइमर और टाइमर टास्क को यूज़ करते हो। ये दो क्लासेस हैं, java.util पैकेज के अंदर है। सबसे पहले आपको जो भी टास्क फ्यूचर में एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए आप टाइमर टास्क क्लास को एक्सटेंड करके अपना कोड लिखोगे। टाइमर टास्क क्लास रनेबल को इम्प्लीमेंट करती है और टाइमर टास्क के अंदर रन मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो आप जब अपनी क्लास में टाइमर टास्क को एक्सटेंड करोगे तो आपको वहाँ पे रन मेथड को इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पे बगल में मैंने सैम्पल कोड लिखा हुआ है आप लोगों के लिए। मैंने एक ऐसी क्लास बनाई जो टाइमर टास्क को एक्सटेंड करती है, उसके अंदर मैंने रन मेथड को इम्प्लीमेंट करा और रन मेथड के अंदर मैंने अपना कुछ कोड लिखा हुआ है। तो इस क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट होगा, इस ऑब्जेक्ट को आप फ्यूचर में स्केड्यूल कर सकते हो। आप क्या करोगे, आपने जो भी क्लास बनाई है उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे। बिना ऑब्जेक्ट के तो कुछ है ही नहीं जावा के अंदर, तो आपको न्यू कीवर्ड यूज करके ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सेकंड स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले टाइमर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। आपने बना लिया, फिर टाइमर क्लास के ऑब्जेक्ट के ऊपर मेथड होते हैं स्केड्यूल। स्केड्यूल मेथड को यूज करके आप टास्क को फ्यूचर में स्केड्यूल कर सकते हो। स्केड्यूल मेथड के दो अलग अलग फॉर्म होते हैं, एक तो होता है नॉर्मल स्केड्यूल और एक होता है स्केड्यूल एट फिक्स्ड रेट। स्केड्यूल मेथड के अंदर आप टास्क के ऑब्जेक्ट को देते हो, उसके बाद आप एक डिले को देते हो, मतलब कि कितने टाइम के बाद ये टास्क एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद आप एक पीरियड को देते हो। अगर आपको कंटिन्यूअसली रिपीटेडली टास्क को एग्जीक्यूट करना है तो आप एक पीरियड को देते हो। स्केड्यूल एट फिक्स रेट के अंदर भी आप सेम पैरामीटर्स को देते हो। दोनों में बहुत ही सटल सा डिफरेंस है, लेकिन एक मेजर डिफरेंस है। जो भी नए नए डेवलपर्स होता है उन डेवलपर्स को ये डिफरेंस समझ में नहीं आता है। कंसेप्चुअली ये डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले हम लोग इसका कोड लिख के समझते हैं किस तरीके से हमें टास्क को स्केड्यूल करना है। तो मैंने यहाँ पे अपनी आईडी ओपन कर लिया है, आप भी ओपन करो और मेरे साथ कोड लिख के देखो। आईडी ओपन करने के बाद मेरे पास यहाँ पे सिंपल सी मेन क्लास है। मेन क्लास के अंदर हम लोग कोई भी कोड नहीं लिखने वाले, ये तो ऑब्वियस सी बात है। हम क्या करते हैं, इसके लिए एक नया पैकेज बना लेते हैं। पैकेज बनाने के लिए आप SRC पे जाओ, राइट क्लिक करो, न्यू पैकेज। पैकेज का नाम हम दे देते हैं टाइमर, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग एक ड्राइवर क्लास बनाते हैं। क्लास बनाने के लिए आप वापस से राइट क्लिक करो, न्यू जावा क्लास। क्लास का नाम हम दे देते हैं टाइमर डेमो। अब इस क्लास के अंदर हम लोग एक मेन मेथड बनाते हैं। बना लिया मैंने मेन मेथड। सबसे पहले हमें एक ऐसा टास्क बनाना है जिसको हमें फ्यूचर में स्केड्यूल करना है। तो टास्क बनाने के लिए हमें टाइमर टास्क क्लास को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे नीचे जाके अपनी एक टास्क क्लास बनाता हूँ। क्लास का कोई नाम, एक्सटेंड्स टाइमर टास्क। अब हमें यहाँ पे एक एरर दिख रही है। एरर इसलिए दिख रही है क्योंकि हमें रन मेथड को इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं यहाँ पे रन मेथड को इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। अब इसके अंदर मैं सिंपल सा कोड लिखता हूँ, एकदम सिंपल सा कोड लिखने वाला हूँ। system.out.println, मैंने यहाँ पे कोई टेक्स्ट को प्रिंट कर दिया, उसके आगे मैंने यहाँ पे थ्रेड के नाम को प्रिंट कर दिया। अब एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो भी टास्क आपका फ्यूचर में एग्जीक्यूट होगा वो आपके एक नए थ्रेड के अंदर एग्जीक्यूट होगा। मेन थ्रेड के अंदर तो एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकता, मेन थ्रेड अपना अलग काम कर रहा है। तो जो भी टास्क फ्यूचर में स्केड्यूल है, वो सारे स्केड्यूल टास्क के लिए टाइमर एक नया थ्रेड बनाता है और उस थ्रेड के अंदर टास्क को एग्जीक्यूट करता है। चलो ठीक है, अब हम लोग मेन मेथड के अंदर चलते हैं। मेन मेथड के अंदर सबसे पहले मुझे अपने टास्क क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। अब मुझे एक टाइमर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो टाइमर इज इक्वल टू न्यू टाइमर करके मैंने एक टाइमर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब टाइमर क्लास के ऊपर एक मेथड होता है स्केड्यूल। स्केड्यूल मेथड के अंदर सबसे पहले यहाँ पे आप एक टास्क के ऑब्जेक्ट को दो, कॉमा लगा के आप एक डिले को दो। डिले आप मिली सेकेंड में दोगे। कहने का मतलब है ये मेथड कॉल होने के कितने डिले के बाद आपका टास्क एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे मैंने डिले को 1 सेकंड दिया है, तो आप इसको ज़रा समझो एनिमेशन के साथ। इमेजिन करो जब हमने ये मेथड कॉल करा तब टाइम हुआ था t, तो ये टास्क आपका t+1 सेकंड पे एग्जीक्यूट होगा और ये टास्क एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, रिपीटेडली एग्जीक्यूट नहीं होगा। रिपीटेडली एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एक अलग चीज़ करनी पड़ती है, वो भी हम करके देखेंगे। हमने यहाँ पे सिंपल स्केड्यूल कर दिया। अब हम क्या करते हैं, system.out.println करके लिख देते हैं टास्क स्केड्यूल्ड, और हम लोग क्या करते हैं मेन मेथड में सबसे ऊपर जाके लिख देते हैं स्टार्टिंग मेन थ्रेड। अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रोग्राम को रन करता हूँ। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे प्रिंट होके आ गया स्टार्टिंग मेन थ्रेड, उसके बाद मेरे को प्रिंट होके आ गया स्केड्यूल्ड टास्क। अभी हमारा 1 सेकंड हुआ नहीं है,
जैसे ही 1 सेकंड होगी मेरे को यहाँ पे टास्क के अंदर जो भी मैंने सिस आउट कर रखा है वो चीज़ प्रिंट होके आ गई। और यहाँ पे हमें थ्रेड का नाम भी दिख रहा है। थ्रेड का नाम है टाइमर 0। टाइमर क्लास अपना एक नया थ्रेड बनाता है, उस थ्रेड के अंदर टास्क को एग्जीक्यूट करेगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका प्रोग्राम अभी भी चल रहा है, आपका प्रोग्राम रुका नहीं है। क्यों चल रहा है आप ज़रा सोचो। मैंने आपको ये चीज़ पहले बता रखी है वैसे कि जावा के अंदर जो भी नॉन डायमंड थ्रेड्स होते हैं जब तक वो चलते रहेंगे तब तक आपका जावा चलता रहेगा। तो हमारा जो मेन थ्रेड है, मेन थ्रेड नॉन डायमंड थ्रेड है। टाइमर क्लास ने जो एक थ्रेड बनाया है वो भी आपका एक नॉन डायमंड थ्रेड है। तो हमारा यहाँ पे मेन थ्रेड तो ख़त्म हो गया, लेकिन टाइमर क्लास के अंदर जो थ्रेड है वो भी ख़त्म नहीं हुआ है, वो अभी भी चल रहा है। उस थ्रेड के अंदर ही हमारा टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है। तो टाइमर क्लास ने थ्रेड बना के रख लिया, उसने उस थ्रेड को मारा नहीं। जो भी हम टास्क उसको शेड्यूल करते जाएंगे वो उसी थ्रेड के अंदर एग्जीक्यूट करता जाएगा। तो वो थ्रेड आपका नॉन डायमंड थ्रेड है। तो जब तक वो थ्रेड चलता रहेगा तब तक आपका प्रोग्राम चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। तो प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए आप यहाँ पे जो रेड कलर का बटन है आप इसको प्रेस करो। हमने यहाँ पे मैन्युअली प्रोग्राम को इंटरप्ट कर दिया। अब मैं आपको एक चीज़ और करके दिखाता हूँ। टाइमर क्लास के अंदर जो थ्रेड बनता है हम उसको डायमंड थ्रेड भी बना सकते हैं। तो टाइमर क्लास का मैंने जो ऑब्जेक्ट बना रखा है आप इस ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रू पास कर दो, तो अब ये थ्रेड डायमंड थ्रेड बन गया। तो अब क्या होगा दोस्तों, अभी देखते हैं क्या होता है। प्रोग्राम को रन करते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को रन करा, मेरे को यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट हो गया स्टार्टिंग मेन थ्रेड, उसके बाद मेरे को प्रिंट हो गया स्केड्यूल्ड टास्क, और उसके बाद मेरा प्रोग्राम एग्जिट हो गया। मेरा जो टाइमर टास्क है वो चला ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पे डिले 1 सेकेंड दे रखा था। तो 1 सेकेंड होने से पहले ही आपका मेन थ्रेड कंप्लीट हो गया। तो जैसे ही मेन थ्रेड कंप्लीट हुआ, JVM के अंदर कोई भी नॉन डायमंड थ्रेड बचा ही नहीं, तो उसने सारे थ्रेड्स को किल कर दिया। तो आप जब भी टाइमर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, डायमंड बनाना है या नहीं बनाना है। आइडियली देखा जाए तो आपको नॉन डायमंड थ्रेड्स ही बनाने हैं। जो भी हम एप्लीकेशन बनाते हैं, हम लोग वेब एप्लीकेशन बनाते हैं मोस्टली, तो वेब एप्लीकेशंस के अंदर हमारी एप्लीकेशन कंटिन्यूसली चलती रहती है, रुकती नहीं है। तो उस केस में आपका अगर टाइमर थ्रेड भी चलता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक काम और करते हैं। यहाँ पे हमारा जो टास्क है ये एक ही बार चला है, हम इसको रिपीटेडली चला सकते हैं। स्केड्यूल मेथड के अंदर मैंने जो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट दिया है वो टास्क है, कॉमा लगा के मैंने डिले दिया है। इसके बाद कॉमा लगा के मैं एक पीरियड दे सकता हूँ। पीरियड भी आपका मिली सेकेंड में ही होता है। तो मैं यहाँ पे 1000 मिली सेकेंड मतलब कि 1 सेकेंड का पीरियड दे देता हूँ। तो इस केस में क्या होगा मैं आपको फिर से एनिमेशन से समझा रहा हूँ। जब हम ये मेथड को कॉल करेंगे तब आप इमेजिन करो टी टाइम हुआ है, तो आपका टास्क सबसे पहले t+1 पे एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद ये टास्क रिपीटेडली चलता रहेगा 1-1 सेकेंड के डिले के बाद। हमने पीरियड 1 सेकेंड दे रखा है। एक काम करते हैं, अगर हम इस पीरियड को 2 सेकेंड कर देते हैं, मैंने कर दिया यहाँ पे 2 सेकेंड, तो ये टास्क 2-2 सेकेंड के गैप में चलता रहेगा। सबसे पहली बार जब ये चलेगा तब t+1 होगा, जब दूसरी बार चलेगा तब ये होगा t+1+2, फिर जब ये तीसरी बार चलेगा तब इसका ये टाइम होगा, चौथी बार चलेगा तब इसका ये टाइम होगा। अब हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को एक बार रन करते हैं। मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को रन करा और सबसे पहले तो प्रिंट हो गया स्टार्टिंग मेन थ्रेड, उसके बाद प्रिंट हो गया स्केड्यूल्ड टास्क, उसके बाद मेरा टास्क रन हो रहा है। एक बार रन हुआ, फिर ये 2 सेकेंड के लिए वेट करेगा, 1 2, दूसरी बार रन हो गया, तीसरी बार रन हो गया, चौथी बार रन हो गया। ये 2-2 सेकेंड के गैप में चलता रहेगा। जो भी नेक्स्ट टाइम कैलकुलेट होगा वो पुराने वाले टाइम पे 2 सेकेंड ऐड करके कैलकुलेट होगा। अगर पुराना वाला टाइम कोई भी एक टाइम है तो अगली बार जब उसको चलना होगा तो वो 2 सेकेंड ऐड करके चलेगा। तो अब ये चल रहा है, हमें प्रोग्राम को यहाँ पे मैन्युअली स्टॉप करना पड़ेगा। मैं मैन्युअली स्टॉप कर देता हूँ। ओके, अब स्केड्यूल मेथड के अंदर हम लोग एक डेट ऑब्जेक्ट को भी दे सकते हैं। डेट मतलब कि आगे फ्यूचर में मुझे कभी चलाना हो तो, जैसे मान लो आज 10 तारीख है तो मैं चाहूँ तो इसको 12 तारीख की डेट देके स्केड्यूल कर सकता हूँ। तो ये 12 तारीख को टास्क चलेगा, बस शर्त यह है कि 12 तारीख तक आपका JVM भी चलना चाहिए। एक काम करते हैं, मैं एक डेट ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। मैंने यहाँ पे डेट इज इक्वल टू न्यू डेट करके बनाया और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, करंट टाइम प्लस 2000 मिली सेकेंड कर देता हूँ। तो कहने का मतलब है करंट टाइम जो भी हुआ है उसके आगे 2 सेकेंड जो भी होगी तब ये टास्क चलाना है। और इस डेट ऑब्जेक्ट को मैं स्केड्यूल में पास कर देता हूँ। अब मैं वापस से प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे प्रोग्राम को रन करूँगा मेरे को अगेन यहाँ पे कुछ प्रिंट हो रहा है। उसके बाद मेरा यहाँ पे टास्क चलने लग गया है। 1 बार चला, 2 बार चला, 3 बार चला।
इस तरीके से ये चल रहा है। अब हम वापस से जाके एक बार प्रोग्राम को स्टॉप कर देते हैं। ओके, तो ये तो हो गया स्केड्यूल मेथड दोस्तों। अब सेम कंसेप्ट पे, एकदम सेम कंसेप्ट पे आपका एक दूसरा मेथड होता है स्केड्यूल एट फिक्स रेट। तो यहाँ पे मैंने जो स्केड्यूल लिख रखा है ना, इसको चेंज करके मैं कर देता हूँ स्केड्यूल एट फिक्स रेट, और मुझे कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है पूरे प्रोग्राम के अंदर। अब मैं वापस से प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे प्रोग्राम को रन करूँगा, मेरे को फिर से कुछ आउटपुट दिख रहा है। उसके बाद मेरा टास्क चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। ठीक है, 2-2 सेकंड के गैप में मेरा टास्क चल रहा है। तो स्केड्यूल और स्केड्यूल एट फिक्स रेट दो अलग अलग मेथड्स बना रखे हैं। अब इन दोनों मेथड्स के अंदर डिफरेंस क्या होता है, हम इस डिफरेंस को समझते हैं एनिमेशन के थ्रू। यहाँ पे बगल में एनिमेशन भी चल रहा है। स्केड्यूल मेथड किस तरीके से काम करता है? सबसे पहले इमेजिन करो, जब हमने मेथड को कॉल करा तब आपका टाइम हुआ t, और डिले हमने वहाँ पे दे रखा है मान लो 1 सेकंड, और पीरियड हमने वहाँ पे दे रखा है 2 सेकंड। तो जब पहली बार टास्क चलेगा तो t+1 के बाद चलेगा। तो t+1 जो भी टाइम है, मान लो ये एक t' का टाइम है, तो जब दूसरी बार टास्क चलेगा तब ये चलेगा t'+2 के बाद। t'+2 मान लो कोई भी एक टाइम है, t" है, ठीक है। अब आप इमेजिन करो टास्क को चलने के बाद कुछ ऐसा काम हो जाता है जावा के अंदर जिसकी वजह से वो टास्क को स्केड्यूल नहीं कर पाता। जैसे कि GC, गार्बेज कलेक्ट करना एक हैवी ऑपरेशन होता है, और उस केस में आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम हॉल्ट स्टेट में जाता है। तो इमेजिन करो हमने टास्क बनाया, टास्क को स्केड्यूल कर दिया, टास्क के चलने के बाद बीच में कुछ GC का पीरियड आ गया। तो जब थर्ड टाइम ये टास्क चलेगा तो t+2 सेकंड के बाद चलेगा। जो नेक्स्ट टास्क चलाने का टाइम कैलकुलेट होता है वो पुराने वाले टास्क के टाइम के ऊपर पीरियड को ऐड करके कैलकुलेट होता है। स्केड्यूल मेथड इस तरीके से काम करता है, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे स्केड्यूल एट फिक्स रेट। इसके अंदर भी आप इमेजिन करो सेम कंडीशन है। हमने जब मेथड को कॉल करा तब आपका टाइम हुआ था t, हमने यहाँ पे डिले को 1 सेकंड दे रखा है, पीरियड को 2 सेकंड दे रखा है। तो जब ये पहली बार टास्क चलेगा तो ये चलेगा t+1 पे। ये जो टाइम है t+1, इसको हम मान लेते हैं t' टाइम है ये। तो जब ये दूसरी बार चलेगा तो ये t'+2 पे चलेगा। जब ये तीसरी बार चलेगा तो ये t'+2 × 2 पे चलेगा। जब ये तीसरी बार चलेगा तो t'+2 × 3 पे चलेगा। तो जो भी आपका पहला टास्क का टाइम होता है उस टाइम के आगे फिक्स्ड रेट के हिसाब से पीरियड का एडिशन होता रहता है। यहाँ पे दोनों के अंदर बस एक ही फर्क है कि स्केड्यूल मेथड के अंदर जो भी नेक्स्ट टास्क चलना होता है वो पुराने वाले टास्क के टाइम के ऊपर पीरियड को ऐड करता है। स्केड्यूल एट फिक्स रेट के अंदर जो भी पहली बार टास्क एग्जीक्यूट हुआ है उसके अंदर वो पीरियड को रेगुलर इंटरवल पे ऐड करता रहता है। अगर वहाँ पे बीच में कोई GC का टाइम आया है तो वो उस टाइम को डिस्कार्ड कर देता है। उसका कहने का मतलब यह है कि अगर मुझे फिक्स रेट पे स्केड्यूल करना है और किसी बंदे ने 2 सेकंड का पीरियड दे रखा है तो 1 मिनट के अंदर 30 बार टास्क चलना चाहिए। तो स्केड्यूल एट फिक्स रेट 1 मिनट के अंदर 30 बार टास्क को चलाएगा। जो स्केड्यूल मेथड है उसमें ऐसा हो सकता है कि 1 मिनट के अंदर वो 30 बार ना चले, क्योंकि बीच में जो टाइम है वो GC ने खा लिया। तो स्केड्यूल मेथड के अंदर नेक्स्ट टास्क का जो भी टाइम कैलकुलेट होता है वो प्रीवियस टास्क के हिसाब से होता है। स्केड्यूल एट फिक्स रेट के अंदर नेक्स्ट टास्क का जो भी टाइम कैलकुलेट होता है वो इनिशियल टास्क के हिसाब से होता है। जब वो जिंदगी में पहली बार चला था उसके हिसाब से वो फिक्स रेट के हिसाब से स्केड्यूल होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको दोनों मेथड्स के बीच में डिफरेंस की क्लैरिटी मिली होगी। अगर इसको लेके कोई भी डाउट है गाइस तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना। अब एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ पे ये जो डिफरेंस है ना ये हमें ऐसे देखने को नहीं मिलता। मतलब GC के अंदर तो इतना कम टाइम लगता है, मान लो 1 सेकंड लगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो कैसे स्केड्यूल हो रहा है? आप वहाँ पे वो टाइम को कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। आपको बस कंसेप्चुअली ये डिफरेंस को समझना है। अगर आपसे इंटरव्यू में कोई पूछे दोनों में फ़र्क क्या है तो आप बहुत ही ईजिली उसको बता सकते हो। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्ट्रिंग टोकनाइजर। स्ट्रिंग टोकनाइजर एक क्लास है, java.util पैकेज के अंदर क्लास है। स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास आपको डाटा को प्रोसेस करने में हेल्प करती है। इमेजिन करो आपके पास एक बहुत ही लंबी सी स्ट्रिंग है, वो एक आपके पास डाटा है। डाटा को प्रोसेस करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है आपको स्ट्रिंग को इंडिविजुअल टोकन्स में ब्रेक करना है। जैसे इमेजिन करो मेरे पास एक स्ट्रिंग है, आई एम लिविंग इन दिल्ली, तो यहाँ पे दिल्ली एक टोकन है आपका,
और इस टोकन के एक मतलब निकलता है कि दिल्ली एक सिटी है। तो ऐसे आपके पास अगर कोई भी डाटा हो तो उस डाटा के अंदर इंडिविजुअल टोकन्स का कोई एक सिमेंटिक मीनिंग निकल सकता है। टेक्स्ट को टोकन में ब्रेक करने के लिए स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास आपकी हेल्प करती है। हम इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। इमेजिन करो यहाँ पे मेरे पास एक बहुत ही लंबी सी स्ट्रिंग है। अब इस स्ट्रिंग को मुझे टोकन्स में ब्रेक करना है। तो टोकन्स में ब्रेक करने के लिए मेरे को डिलिमिटर कैरेक्टर्स चाहिए। तो यहाँ पे दो नए नए कंसेप्ट आ गए आपके लिए। एक तो है टोकन क्या होता है, एक ये है कि डिलिमिटर क्या होता है। डिलिमिटर मतलब कि ऐसे कैरेक्टर्स जो आपके स्ट्रिंग को ब्रेक कर दें। जैसे अगर मैं डिलिमिटर को स्पेस सेट करता हूँ तो यहाँ पे इस स्ट्रिंग के अंदर जितनी भी स्पेसेस हैं वो आपके डिलिमिटर कैरेक्टर का काम करेगी, और दोनों स्पेसेस के बीच में जो भी टेक्स्ट है वो आपका टोकन होता है। तो अगर मैं इसको फॉर्मली बताऊं आपको तो टोकन मतलब कि एक कंटिन्यूअस कैरेक्टर स्ट्रिंग जब तक कि आपका डिलिमिटर कैरेक्टर नहीं आ जाता। तो आपने एक स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करा, वहां से आप आगे चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे, जितने भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं आने दो। जैसे ही आप पहला डिलिमिटर कैरेक्टर देखोगे वहां पे आप स्टॉप हो जाओगे और वो आपका एक टोकन बन गया। फिर आप डिलिमिटर कैरेक्टर को हटा दोगे, फिर आप वापस से स्टार्ट करोगे, चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे, जहां पे आप डिलिमिटर कैरेक्टर देखोगे वहां पे स्टॉप हो जाओगे, वो आपका नेक्स्ट टोकन बन जाएगा। तो अगर इस एग्जांपल के अंदर मैं इनपुट स्ट्रिंग को ये रखता हूँ, डिलिमिटर को मैं स्पेस रखता हूँ, तो इसके अंदर जो इंडिविजुअल टोकन्स मिलेंगे मेरे को वो ये मिलेंगे। ठीक है, अब डिलिमिटर कैरेक्टर्स कोई भी हो सकते हैं, स्पेस, कॉमा, हाइफन, सेमीकोलन, कितने भी कैरेक्टर्स को आप डिलिमिटर की तरह सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन करो ये मेरे पास एक इनपुट स्ट्रिंग है, इसके अंदर कॉमा भी है, इक्वल टू साइन भी है, सेमीकोलन भी है और कुछ टेक्स्ट भी है। तो अगर मैं डिलिमिटर कैरेक्टर्स को ये सेट करता हूँ, स्पेस मेरा डिलिमिटर है, सेमीकोलन, इक्वल टू, कॉमा, ये मेरे डिलिमिटर कैरेक्टर्स हैं, तो इसके अंदर मेरे टोकन्स कौन से निकल के आएंगे? ये सारे मेरे टोकन्स निकल के आएंगे इसके अंदर। इसमें लॉजिक क्या है? इसमें लॉजिक ये है कि आप स्ट्रिंग की लेंथ पे 0 लेंथ से चलना स्टार्ट करो। आप हर एक कैरेक्टर को देखोगे। अगर आपका कैरेक्टर डिलिमिटर कैरेक्टर है तो आप उस कैरेक्टर को इग्नोर कर दोगे। अगर आपका कैरेक्टर डिलिमिटर कैरेक्टर नहीं है तो आप उसको टोकन में मानोगे और आगे बढ़ जाओगे। तो स्टार्ट से लेके जब तक आपको डिलिमिटर कैरेक्टर नहीं मिलता वो आपका पहला टोकन है। फिर आप डिलिमिटर कैरेक्टर्स को हटा दोगे, फिर आप वापस से चलना स्टार्ट करोगे। तो जहां तक आपको डिलिमिटर कैरेक्टर नहीं मिलते वो आपका दूसरा टोकन है। इसी तरीके से तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे टोकन्स आपके पास आते जाएंगे। तो स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास को यूज कैसे करना होता है? सबसे पहले तो आप इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हो। ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे आप इसको एक इनपुट स्ट्रिंग पास करते हो। अगर आप चाहो तो इसके अंदर डिलिमिटर कैरेक्टर्स भी पास कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट वाइट स्पेसेस कैरेक्टर्स जो भी होते हैं वो डिलिमिटर की तरह ट्रीट करे जाते हैं। आपकी स्पेसेस, आपकी न्यू लाइन, ये आपके वाइट स्पेस कैरेक्टर्स हैं, ये डिलिमिटर कैरेक्टर्स हैं बाय डिफॉल्ट। आप चाहो तो कॉमा, इक्वल टू, सेमीकोलन, किसी भी कैरेक्टर को डिलिमिटर की तरह सेट कर सकते हो। इसके बाद इसके अंदर दो ही मेथड्स होते हैं। एक होता है आपके पास हैज़ मोर टोकन्स, ये आपका बूलियन रिटर्न करता है। अगर आपके पास नेक्स्ट टोकन अवेलेबल है तो आपको ट्रू मिलेगा, नहीं तो फॉल्स मिलेगा। फिर इसके बाद एक और मेथड होता है नेक्स्ट टोकन, ये आपको नेक्स्ट टोकन रिटर्न करता है। तो इस चीज़ का ना हम लोग एक बार कोड लिख लेते हैं। अगेन मैंने यहाँ पे आईडी ओपन कर ली है, आप भी करो, मेरे साथ कोड लिख के देखो। आईडी ओपन करने के बाद हम लोग एक नया पैकेज बनाते हैं। पैकेज बनाने के लिए आप SRC पे जाओ, राइट क्लिक करो, न्यू पैकेज। पैकेज का नाम हम दे देते हैं टोकनाइजर। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग एक नई क्लास बनाते हैं। क्लास का नाम हम दे देते हैं स्ट्रिंग टोकनाइजर डेमो। अब इस क्लास के अंदर हम लोग एक मेन मेथड बनाते हैं। बना लिया। अब मेन मेथड के अंदर सबसे पहले मैं अपनी एक इनपुट स्ट्रिंग डिफाइन करता हूँ, हेलो वर्ल्ड, दिस इज द बेस्ट जावा कोर्स ऑन यूट्यूब। अब यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट है और स्पेसेस हैं और कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग टोकनाइजर का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। स्ट्रिंग टोकनाइजर वेरिएबल का कोई नाम इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग टोकनाइजर, और इसके अंदर मैंने इनपुट स्ट्रिंग को पास कर दिया। अब हम क्या करते हैं, वाइल लूप लगाते हैं। वाइल टोकनाइजर डॉट हैज मोर टोकन्स, वाइल की बॉडी स्टार्ट कर दो, और वाइल की बॉडी के अंदर मैं यहाँ पे सबसे सिंपल तरीके से लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन टोकन इज दिस। नेक्स्ट टोकन निकालने के लिए मैंने यहाँ पे नेक्स्ट टोकन मेथड को कॉल कर रखा है। अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे प्रोग्राम को रन करूंगा मेरे को इस टाइप का आउटपुट दिख रहा है। यहाँ पे स्पेस के बेस पे मेरी स्ट्रिंग स्प्लिट हो गई है और हर एक टोकन मेरे को यहाँ पे प्रिंट होते हुए दिख रहा है। बाय डिफॉल्ट वाइट स्पेस कैरेक्टर्स जो होते हैं वो आपके डिलिमिटर्स होते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ,
ये स्ट्रिंग के अंदर ना मैं कॉमा लगा देता हूँ, एक यहाँ पे मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। अब मैं वापस से प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे प्रोग्राम को रन करूँगा, मेरे को कॉमा दिख रही है मेरे टोकन के अंदर और मेरे को यहाँ पे फुल स्टॉप भी दिख रहा है मेरे टोकन के अंदर। तो बाय डिफ़ॉल्ट वाइट स्पेस कैरेक्टर्स को ही डिलिमिटर की तरह ट्रीट किया गया और उसके बेस पे टोकन्स निकाल के दे दिए गए। अब ये कॉमा और फुल स्टॉप मुझे नहीं चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जब भी मैं स्ट्रिंग टोकनाइजर का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा उसके अंदर मैं अपने कस्टम डिलिमिटर्स दे सकता हूँ। तो उसके लिए आप यहाँ पे कॉमा लगाओ, इनपुट स्ट्रिंग के बाद कॉमा लगाओ और एक डिलिमिटर स्ट्रिंग दे दो आप। तो इस स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो सारे के सारे डिलिमिटर की तरह ट्रीट करे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं स्पेस दे देता हूँ, स्पेस भी मेरे लिए एक डिलिमिटर है। फिर मैं कॉमा दे देता हूँ, कॉमा भी एक डिलिमिटर कैरेक्टर है। फिर मैं फुल स्टॉप दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं वापस से प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पे प्रोग्राम को रन करूँगा, कॉमा और फुल स्टॉप मुझे नहीं दिख रहा है, उनको भी डिलिमिटर कैरेक्टर्स की तरह ट्रीट किया जाएगा और वो हमको यहाँ पे टोकन्स में नहीं दिखेंगे। तो स्ट्रिंग टोकनाइजर का कंसेप्ट दोस्तों बहुत ही सिंपल है। इनपुट स्ट्रिंग को टोकन्स में कन्वर्ट करने के लिए आप स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास का यूज़ करते हो। डाटा को प्रोसेस करने का ये फर्स्ट स्टेप होता है। अगर आपके पास कहीं से भी कोई भी स्ट्रिंग आती है जिसके अंदर पता नहीं फालतू के कितने भी कैरेक्टर्स हों, तो वो सारे कैरेक्टर्स को आप यहाँ पे स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास यूज़ करके हटा सकते हो। आपको उसका ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे आप उसको इनपुट स्ट्रिंग देते हो, कॉमा लगा के आप डिलिमिटर कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग देते हो। यहाँ पे बस एक ही बात ध्यान रखने की है, डिलिमिटर आपकी एक स्ट्रिंग है, लेकिन इस स्ट्रिंग के अंदर जो भी इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हैं वो डिलिमिटर की तरह काम करेंगे। हमने यहाँ पे स्पेस दे रखा है, कॉमा दे रखा है, फुल स्टॉप दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फॉर्मेटर क्लास। फॉर्मेटर क्लास डाटा को फॉर्मेट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। फॉर्मेटर क्लास फॉर्मेट कन्वर्जन्स को सपोर्ट करती है, जिसको यूज़ करके आप किसी भी नंबर, डेट, टाइम, स्ट्रिंग, इन सब चीज़ों को किसी भी फॉर्मेट में आउटपुट कर सकते हो। फॉर्मेटर क्लास को यूज़ कैसे करते हैं? सबसे पहले आप फॉर्मेटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे। यहाँ पे मैंने सैम्पल कोड लिखा हुआ है। फॉर्मेटर क्लास को आपको क्लोज करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने ट्राई विथ रिसोर्स का सिंटेक्स यूज़ करा है ताकि आपका फॉर्मेटर ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। इसके बाद हम लोग फॉर्मेट मेथड को कॉल करते हैं। फॉर्मेट मेथड को कॉल करते टाइम पे हम इसको एक स्ट्रिंग देते हैं। इस स्ट्रिंग के अंदर हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को लगाते हैं और फिर कॉमा लगा के हम लोग यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स को देते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने %s लिखा हुआ है, तो %s का मतलब है यहाँ पे एक स्ट्रिंग आनी चाहिए। यहाँ पे मैंने %d लिखा हुआ है, तो %d का मतलब है यहाँ पे एक इंटीजर नंबर आना चाहिए। कॉमा लगाने के बाद मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट को दे रखा है, तो जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पे आ जाएगा, जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो दूसरे फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पे आ जाएगा। एक बार जब हम लोग फॉर्मेट कर देते हैं, उसके बाद हम लोग टूस्ट्रिंग मेथड को कॉल करते हैं। फॉर्मेटर क्लास के ऊपर एक टूस्ट्रिंग मेथड है। जैसे ही हम टूस्ट्रिंग मेथड को कॉल करेंगे, हमको आउटपुट में एक स्ट्रिंग मिलेगी। ये स्ट्रिंग आपकी फॉर्मेटेड टेक्स्ट है। इस प्रोग्राम को रन करने के बाद आपको आउटपुट ये मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग टाइप के फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं। उनको यूज़ करके हम जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको किसी भी फॉर्मेट में बदल सकते हैं। अगर मुझे टाइम को YYYYMMDD में दिखाना है तो उस तरीके से दिखा सकता हूँ। मंथ को प्रिंट कर सकता हूँ मैं। डेसिमल नंबर्स के आगे कितने डेसिमल आने चाहिए उसको मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ। कंसेप्ट इसका बस इतना सही है कि आपके पास फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं और आपको कॉमा लगा के आर्ग्यूमेंट्स को देना होता है। वो आर्ग्यूमेंट को फॉर्मेट स्पेसिफायर के हिसाब से फॉर्मेट किया जाएगा और आउटपुट किया जाएगा। तो ये सारी की सारी कहानी को हम लोग एक बार कोड में लिख के समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नया पैकेज बना लेते हैं। पैकेज बनाने के लिए आप यहाँ पे जाओ, राइट क्लिक करो, न्यू पैकेज। पैकेज का नाम हम दे देते हैं फॉर्मेटर। अब इसके अंदर हम लोग एक ड्राइवर क्लास बनाते हैं। क्लास बनाने के लिए वापस से आप यहाँ पे जाओ, राइट क्लिक करो, न्यू जावा क्लास। क्लास का नाम हम दे देते हैं फॉर्मेटर डेमो। अब इस क्लास के अंदर हम लोग एक मेन मेथड बनाते हैं। बना लिया। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे system.out.println करके लिखता हूँ स्टार्टिंग फॉर्मेटर डेमो। अब यहाँ पे मैं ट्राई विथ रिसोर्स का सिंटेक्स यूज़ करके एक फॉर्मेटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। सबसे पहले हम लोग कॉमन फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को समझते हैं। तो फॉर्मेटर क्लास के ऊपर मैं यहाँ पे फॉर्मेट मेथड को कॉल करता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %s। फिर मैं कॉमा लगाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ इंटीजर। इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %d। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ के लिए हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %f। आपको जो भी फॉर्मेट स्पेसिफायर को लिखना है, आपको पहले % लगाना पड़ेगा। % के आगे आप फॉर्मेट स्पेसिफायर को लिखोगे।
जैसे %s%f। बूलियन के लिए हमारे पास होता है %b। कैरेक्टर के लिए हमारे पास होता है %c। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को साइंटिफिक नोटेशन में प्रिंट करने के लिए हमारे पास होता है %e। तो अभी हमने जितने भी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स दिए हैं उन सभी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के करस्पॉन्डिंग हम लोगों को आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे। उन आर्ग्यूमेंट्स को उस फॉर्मेट स्पेसिफायर के हिसाब से फॉर्मेट किया जाएगा। तो स्ट्रिंग के लिए मैं एक आर्ग्यूमेंट दे देता हूँ, इंटीजर के लिए मैंने एक आर्ग्यूमेंट दे दिया, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के लिए मैंने एक आर्ग्यूमेंट दे दिया, बूलियन के लिए दे दिया, कैरेक्टर के लिए दे दिया, और साइंटिफिक नोटेशन में प्रिंट करने के लिए मैंने एक बड़ी सी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दे दी। फिर इसके बाद हमें फॉर्मेटेड स्ट्रिंग चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पे फॉर्मेटेड डॉट टू स्ट्रिंग को कॉल करो। ओके, अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को रन करा, आपके फॉर्मेट स्पेसिफायर्स कन्वर्ट हो गए और जो भी हमने आर्ग्यूमेंट दिए थे वो आर्ग्यूमेंट को रिप्लेस कर दिया गया यहाँ पे। तो स्ट्रिंग रिप्लेस हो गई है, इंटीजर रिप्लेस हो गया है, डबल रिप्लेस हो गया है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू रिप्लेस हो गई है। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को साइंटिफिक नोटेशन में प्रिंट करने के लिए %e है, तो वहाँ पे हमें साइंटिफिक नोटेशन में प्रिंट होके दिख रहा है वो। ओके, अब इसके बाद हम लोग टाइम को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक नया फॉर्मेटर का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। अगेन मैंने यहाँ पे ट्राई विथ रिसोर्स के सिंटेक्स को यूज करा और एक नया ऑब्जेक्ट बना लिया। पुराना वाला ऑब्जेक्ट तो हमारा क्लोज हो चुका है, वहां पे जैसे ही वो ट्राई ब्लॉक खत्म हुआ वो ऑब्जेक्ट क्लोज हो गया। फिर मैं यहाँ पे सिस्टम का करंट टाइम निकाल के लाता हूँ। सिस्टम डॉट करंट टाइम मिली इसको कॉल करा मैंने, मेरे को सिस्टम का करंट टाइम मिल गया। अब यहाँ पे मुझे यूनिक्स इपॉक के फॉर्म में टाइम मिला है। इस टाइम को मैं अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज करके अलग अलग तरीके से कन्वर्ट कर सकता हूँ। आप देखते जाओ। सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मेट मेथड को कॉल करता हूँ। अगर मुझे ईयर को प्रिंट करना है सेंचुरी के साथ, जैसे कि 2024, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा %ty, कैपिटल Y। टाइम का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %t। %t के आगे हम लोग सफिक्स को लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पे कैपिटल Y एक सफिक्स है। %t को देख के उसको पता चलता है कि एक टाइम है, और कैपिटल Y को देख के उसको पता चलता है कि टाइम को किस हिसाब से फॉर्मेट करना है। जैसे कि मुझे यहाँ पे सिर्फ ईयर से मतलब है, तो मेरे को यहाँ पे 2024 मिलेगा। अगर आपको सेंचुरी नहीं चाहिए, नॉर्मल ईयर चाहिए, जैसे कि 24, तो उसके लिए आपके पास होता है स्मॉल y। तो मैंने यहाँ पे %t लिखा, उसके बाद स्मॉल y लिख दिया। अगर आपको मंथ प्रिंट करना है तो मंथ के लिए होता है स्मॉल m। %t के बाद स्मॉल m सफिक्स को यूज करो। अगर आपको मिनट को प्रिंट करना है तो मिनट के लिए होता है कैपिटल M। %t के बाद आप कैपिटल M सफिक्स को यूज करो। अगर आपको R चाहिए, 24 आवर फॉर्मेट में R चाहिए, जैसे कि 13, 14, 15, 19, 24, तो उसके लिए होता है आपके पास कैपिटल H। %t आपका टाइम स्पेसिफायर है, उसके आगे कैपिटल H को एज ए सफिक्स यूज करना है। अगर आपको R चाहिए लेकिन 12 आवर के फॉर्मेट में चाहिए तो आप उसके लिए यूज करोगे कैपिटल I। अगर आपको सेकंड चाहिए तो आप उसके लिए यूज करोगे कैपिटल S। और अगर आपको पूरा टाइम चाहिए HH, MM, SS वाले फॉर्मेट में, तो आप उसके लिए यूज करोगे कैपिटल T। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जितने भी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज करे हैं वो सभी फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए मुझे एक आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा। तो कैपिटल Y है, स्मॉल y है, कैपिटल M है, स्मॉल m है, T है, H है, I है। तो इसके करस्पॉन्डिंग मेरे को यहाँ पे जो टाइम निकाल के लाया हूँ मैं, वो टाइम को मैं यहाँ पे 7 बार पास करता हूँ। जितने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं उतना आपको आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा। ये एक थोड़ी सी मतलब लिमिटेशन है फॉर्मेट क्लास के अंदर। तो जो हमने पहली बार टाइम आर्ग्यूमेंट दिया है उसको वो ईयर में बदल देगा 2024 में। जो हमने दूसरी बार टाइम आर्ग्यूमेंट दिया है उसको वो ईयर में बदल देगा विदाउट सेंचुरी। जो हमने तीसरी बार टाइम आर्ग्यूमेंट दिया है उसको वो मंथ में बदल देगा। चौथी बार जो हमने टाइम आर्ग्यूमेंट दिया है उसको वो मिनट में बदल देगा। इसी तरीके से ये पूरा कोड चलेगा। अब हम लोग यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन करके फॉर्मेटेड डॉट टू स्ट्रिंग को प्रिंट कर देते हैं। अब मैं वापस से प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे प्रोग्राम को रन करूंगा मेरे को यहाँ पे करेक्ट आउटपुट दिख रहा है। आप इस आउटपुट को एक बार ध्यान से देखो। ईयर मेरा निकल के आ गया 2024 सेंचुरी के साथ। बिना सेंचुरी के साथ मेरे को 24 लिखा हुआ आ रहा है। जो भी अभी करंट आर हो रखा है वो मेरे को निकल के आ गया। करंट मिनट निकल के आ गई। महीना अभी दिसंबर चल रहा है तो दिसंबर निकल के आ गया। पूरा का पूरा टाइम भी यहाँ पे प्रिंट हो रहा है HH, MM, SS वाले फॉर्मेट में। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा है टाइम को आपको फॉर्मेट करना है। टाइम को फॉर्मेट करने के लिए स्पेसिफायर होता है %t। %t के आगे हम लोग अलग अलग सफिक्स को यूज कर सकते हैं। सफिक्स के हिसाब से वो टाइम को उस वैल्यू में कन्वर्ट करता है। जैसे महीना निकालना है तो सिर्फ महीना निकाल सकते हो, दिन निकालना है तो सिर्फ दिन निकाल सकते हो। तो ये जितने भी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं
ये सारी की सारी लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नीचे आपको गिटअप का लिंक मिलेगा, गिटअप पे आपको एक पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ में मैंने इन चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। अब हम लोग और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को देखते हैं। मैं यहाँ पे एक और फॉर्मेटर का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं वापस से फॉर्मेट मेथड को कॉल करता हूँ। अगर मुझे न्यू लाइन कैरेक्टर को प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे %n को यूज़ करूँगा। अगर मुझे परसेंटेज वाले साइन को प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे % को यूज़ करूँगा। यहाँ पे हमें कोई आर्ग्यूमेंट देने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि न्यू लाइन के लिए हम क्या ही आर्ग्यूमेंट देंगे, परसेंट के लिए हम क्या ही आर्ग्यूमेंट देंगे। तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे system.out.println करके formatter.toString मेथड को कॉल कर देता हूँ। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे प्रोग्राम को रन करूँगा, मेरे को न्यू लाइन प्रिंट होते हुए दिख रही है और मेरे को परसेंटेज साइन प्रिंट होते हुए दिख रहा है। ओके, डेसिमल के बाद कितने डिजिट आने चाहिए आप इस चीज़ को भी स्पेसिफाई कर सकते हो। तो इसके लिए हम लोग एक नया फॉर्मेटर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बनाया मैंने। अगेन ट्राई विथ रिसोर्स का सिंटैक्स यूज़ करा है। इसके बाद मैं यहाँ पे फॉर्मेटर के ऊपर फॉर्मेट मेथड को कॉल करता हूँ और इमेजिन करो मुझे सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस तक की वैल्यू को प्रिंट करना है। तो इसके लिए आपके पास फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है इस तरीके से। सबसे पहले आप परसेंटेज लिखोगे, परसेंटेज के बाद आप डॉट लगाओगे, डॉट लगाने के बाद आपको जितने डेसिमल प्लेस तक नंबर को प्रिंट करना है वो नंबर दोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 दे रखा है। और इसके बाद हम लोग f लगाएंगे। %f फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज के लिए स्पेसिफायर होता है, तो उसी के अंदर हल्का सा मॉडिफिकेशन है। यहाँ पे डॉट लगा के 2 लिखा हुआ है, तो ये उसको बताता है कि डॉट के बाद 2 डिजिट्स ही चाहिए। अगर आपको 4 डिजिट चाहिए तो आप डॉट के बाद 4 लिख दोगे। मैंने यहाँ पे दोनों को स्पेसिफाई कर रखा है। अब इसके बाद हमें इसको आर्ग्यूमेंट देना है। तो पहले मैं एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू देता हूँ, यहाँ पे मुझे 2 डेसिमल प्लेस तक मिलेगा। कॉमा लगा के मैं एक दूसरी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू देता हूँ, यहाँ पे मुझे 4 डेसिमल प्लेस तक मिलेगा। अब मैं system.out.println करके formatter.toString को प्रिंट कर देता हूँ। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे प्रोग्राम को रन करूँगा, आपको ये वाला आउटपुट दिख रहा है। 2 डेसिमल प्लेस है तो वहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू प्रिंट हुई है। 4 डेसिमल प्लेस है तो वहाँ पे 4 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू प्रिंट हुई है। और यहाँ पे ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ हो रहा है, जो भी वैल्यू है उसको नियरेस्ट नंबर तक राउंड ऑफ किया जा रहा है। इसके बाद हमारे पास कुछ फ्लैग होते हैं। जब हम फॉर्मेट स्पेसिफायर को देते हैं तो हम लोग कुछ फ्लैग्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे नंबर से पहले स्पेस आना चाहिए। तो ये कौन कौन से फ्लैग्स हैं, एक बार इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आप ट्राई विथ रिसोर्स का सिंटैक्स यूज़ करके एक फॉर्मेटर के ऑब्जेक्ट को बनाओ, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे फॉर्मेटर के ऊपर फॉर्मेट मेथड को कॉल करता हूँ और सबसे पहला फ्लैग है मेरे पास स्पेस का फ्लैग। % के बाद आप डी लिखते हो तो दोनों के बीच में आप एक स्पेस छोड़ दो, % स्पेस डी। तो वहां पे जब भी इंटीजर नंबर प्रिंट होगा तो एक स्पेस उससे पहले प्रिंट हो जाएगी अपने आप। फिर हमारे पास यहाँ पे एक फ्लैग होता है प्लस का फ्लैग। अगर आपको पॉजिटिव वैल्यूज के सामने प्लस लगाना है तो आप इस फ्लैग को यूज कर सकते हो, % प्लस डी। डी आपका नंबर स्पेसिफायर है, प्लस मतलब कि वो पॉजिटिव वैल्यू है तो उसके सामने प्लस आ जाएगा। अगर नेगेटिव वैल्यूज को आपको पैरेंथेसिस में लिखना है तो उसके लिए हमारे पास होता है पैरेंथेसिस वाला फ्लैग। आप इसको इस तरीके से यूज करोगे, % पैरेंथेसिस डी। यहाँ पे डी हो सकता है, एफ हो सकता है, कोई भी एक नंबर टाइप का फॉर्मेट हो सकता है। अगर आपको कॉमा लगानी है तो उसके लिए कॉमा का फ्लैग होता है। जो भी हमारे पास बड़े नंबर्स होते हैं, बड़े नंबर्स के बीच में कॉमा लगी होती है ताकि नंबर्स को अच्छे से रीड किया जा सके। तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखोगे %, के बाद आप लगाओगे कॉमा, कॉमा के बाद आप लिखोगे 0.2, फिर f। तो कहने का मतलब है %f आपके फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को प्रिंट करता है। ओके, 0.2 हम पहले देख चुके हैं कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आने चाहिए, ठीक है। तो उसके साथ आपने यहाँ पे कॉमा का एडिशन कर दिया कि 2 डेसिमल प्लेस तक तो वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, साथ में कॉमा भी लगी आनी चाहिए नंबर्स के बीच में, ठीक है। अब हमने यहाँ पे जितने भी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स दिए हैं उन सभी के लिए हम लोग एक आर्ग्यूमेंट दे देते हैं। स्पेस के लिए मैंने यहाँ पे एक इंटीजर दे दिया, प्लस के लिए मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर दे दिया। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर देता हूँ तो वहाँ पे प्लस लगा हुआ नहीं आएगा, प्लस उसी नंबर के सामने आएगा जो पॉजिटिव है। ओके, फिर पैरेंथेसिस वाले फ्लैग के लिए मैं यहाँ पे एक नेगेटिव वैल्यू दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने नेगेटिव इसलिए दिया है ताकि ये पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे नेगेटिव को नहीं देंगे तो वो पैरेंथेसिस में लिखा हुआ नहीं आएगा। इसके बाद कॉमा वाले फ्लैग के लिए मैं एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा वैल्यू दे दिया है, यहाँ पे हमें कॉमा लगी हुई मिलेगी। इसके बाद मैं system.out.println करके फॉर्मेटर के ऊपर toString मेथड को कॉल करता हूँ। ओके, अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को रन करा, आपको ये वाला आउटपुट दिख रहा है। जो नंबर पॉजिटिव है उसके सामने प्लस लिखा हुआ आ गया, वहां पे हमें स्पेस भी मिल रही है, नंबर से पहले एक स्पेस प्रिंट हुई है। जो नंबर नेगेटिव है उनके सामने पैरेंथेसिस लिखे हुए आ गए।
यहाँ पे हमने कॉमा वाले फ्लैग को यूज़ कर रखा है, तो नंबर्स के बीच में हमें कॉमा भी दिख रही है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं दोस्तों। हमने यहाँ पे क्या किया है, पहले तो फॉर्मेटर का ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट को हमें क्लोज करना पड़ता है, और फिर उसके बाद हमने टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करा। इसका ना एक शॉर्टकट होता है। अगर आपको किसी वैल्यू को प्रिंट करना है, मतलब system.out.println करके हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, तो अगर आपको किसी वैल्यू को प्रिंट करना है तो आप वहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मेट कर सकते हो प्रिंटिंग के साथ साथ। इसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है system.out.printf। तो ये printf मेथड सेम एक स्ट्रिंग को लेगा और आर्ग्यूमेंट्स को लेगा। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग दे रखी है, उसके साथ मैंने आर्ग्यूमेंट्स दे रखे हैं। तो जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को हमने अभी तक समझा है, वो सारे के सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यहाँ पे भी काम करेंगे। जैसे मैंने %s लिखा हुआ है तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रिंग मिलेगी, %d लिखा हुआ है तो यहाँ पे हमें एक इंटीजर मिलेगा। ओके, इसके बाद आपके पास स्ट्रिंग क्लास के अंदर एक मेथड होता है string.format। तो वो मेथड भी सेम प्रिंसिपल पे काम करता है। आप उसके अंदर भी एक स्ट्रिंग देते हो और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को लिखते हो और कुछ आर्ग्यूमेंट्स देते हो, जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ कर रखा है। यहाँ पे मैंने string.format मेथड को कॉल करा, उसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग दे दी, स्ट्रिंग के अंदर कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं, कॉमा लगा के मैंने कुछ आर्ग्यूमेंट्स दे रखे हैं। तो ये हमें रेस्पॉन्स में एक स्ट्रिंग देता है, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम लोगों ने कोई फॉर्मेटर का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, हम लोगों ने टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे डायरेक्टली वो स्ट्रिंग फॉर्मेट होके हमें मिल गई। तो अंदर जाके ये printf वाला मेथड और string.format वाला मेथड सेम फॉर्मेटर के कंसेप्ट पे चलते हैं और उसी को यूज़ करते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स सभी के अंदर कॉमन होता है। जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हमने सीखे हैं वो आपको हर जगह पे यूज़ आएंगे। अब हम लोग एक बार वापस से प्रोग्राम को रन करते हैं। मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को रन करा, string.format में भी मुझे करेक्ट वैल्यू दिख रही है, printf यूज़ करके भी मुझे करेक्ट वैल्यू दिख रही है। ओके, तो फॉर्मेटर क्लास डाटा को फॉर्मेट करने के काम आती है और ये कोर क्लास है आपकी यूटिल के अंदर, ये कोर क्लास है और इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास printf मेथड होता है और string.format मेथड होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्कैनर क्लास। स्कैनर एक इंपॉर्टेंट क्लास है और ये क्लास फॉर्मेटर क्लास को कॉम्प्लीमेंट करती है। कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब है कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करना। फॉर्मेटर को तो यूज करके हम सिर्फ डाटा को फॉर्मेट कर सकते हैं। स्कैनर क्लास किसी डाटा सोर्स से डाटा को रीड करती है, उसको फॉर्मेट भी करती है और हमें रेस्पॉन्स भी दे देती है। स्कैनर क्लास मल्टीपल डाटा सोर्सेज से डाटा को रीड कर सकती है। किसी भी इनपुट स्ट्रीम से डाटा को रीड कर सकती है, फाइल से डाटा को रीड कर सकती है, या फिर ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो रीडेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता हो, उस ऑब्जेक्ट को आप एज ए डाटा सोर्स की तरह ट्रीट कर सकते हो। स्ट्रिंग से भी डाटा को रीड कर सकती है आपकी स्कैनर क्लास। तो स्कैनर क्लास को यूज़ कैसे करते हैं? सबसे पहले आप स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हो। यहाँ पे मैंने सैम्पल कोड लिखा हुआ है। स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को आपको क्लोज करना पड़ता है। तो क्लोज करने के लिए हमने यहाँ पे ट्राई विथ रिसोर्स का सिंटैक्स यूज़ करा है। ओके, एक बार जब हम लोग स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर दो टाइप के मेथड्स होते हैं। एक आपके पास मेथड होता है हैज़ नेक्स्ट। तो हैज़ नेक्स्ट मेथड ये बताता है कि नेक्स्ट टोकन अवेलेबल है या नहीं है। हैज़ नेक्स्ट मेथड के मल्टीपल फॉर्म्स हैं, जैसे कि हैज़ नेक्स्ट इंट, हैज़ नेक्स्ट डबल। तो हैज़ नेक्स्ट इंट ये बताता है कि अगला टोकन इंटीजर अवेलेबल है या नहीं है। हैज़ नेक्स्ट डबल ये बताता है कि अगला टोकन डबल अवेलेबल है या नहीं है। एक टाइप के मेथड्स तो ये होते हैं हैज़ नेक्स्ट वाले। दूसरे टाइप के मेथड्स होते हैं नेक्स्ट वाले, जैसे कि नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट डबल या प्लेन सिंपल नेक्स्ट। तो नेक्स्ट इंट आपको अगला इंटीजर रिटर्न करता है, नेक्स्ट डबल आपको अगला डबल टोकन रिटर्न करता है, और नेक्स्ट आपको टोकन को रिटर्न करता है एज ए प्लेन सिंपल स्ट्रिंग। तो अब स्कैनर क्लास का कंसेप्ट क्या है, हम लोग थोड़ा कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट किसी एक डाटा सोर्स के ऊपर काम करता है। डाटा सोर्स आपकी एक इनपुट स्ट्रीम हो सकती है, डाटा सोर्स आपकी एक फाइल हो सकती है, डाटा सोर्स आपका एक प्लेन स्ट्रिंग हो सकती है, या फिर ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो रीडेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करे। तो यहाँ पे हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। ये ऑब्जेक्ट एक डाटा सोर्स के ऊपर काम करता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग दो टाइप के मेथड को यूज़ करते हैं, हैज़ नेक्स्ट वाले मेथड को यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो ये चेक करने के लिए कि अगला टोकन अवेलेबल है या नहीं है। तो स्कैनर क्या करता है, डाटा सोर्स में से बाइनरी डाटा को रीड करता है। बाइनरी डाटा को रीड करने के बाद वो उस डाटा को टोकन्स में कन्वर्ट करता है।
टोकन्स में कन्वर्ट करने के लिए वो सेम डिलिमिटर वाले कंसेप्ट को यूज करता है। बाय डिफॉल्ट सारे वाइट स्पेस कैरेक्टर्स को डिलिमिटर की तरह ट्रीट किया जाता है जावा के अंदर। न्यू लाइन, स्पेसेस, ये जो भी हैं ये डिलिमिटर्स हैं। तो स्कैनर भी डाटा सोर्स के ऊपर काम करेगा। जैसे ही उसको डिलिमिटर दिखेगा वो उस कैरेक्टर को स्किप कर देगा। उसके अलावा बाकी बचे हुए जो भी टोकन्स हैं वो टोकन्स हमें रिटर्न करता है। टोकन्स को वो इंटीजर फॉर्म में रिटर्न कर सकता है, डबल के फॉर्म में रिटर्न कर सकता है, स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न कर सकता है। जैसे हम उससे मांगेंगे वो वैसे रिटर्न कर देगा। तो चेक करने के लिए कि टोकन है या नहीं है, उसके लिए आप हैज नेक्स्ट मेथड का यूज करते हो, और टोकन को निकालने के लिए आप यहाँ पे नेक्स्ट मेथड का यूज करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे स्कैनर क्लास के अंदर 3 अलग अलग कंसेप्ट्स को कंबाइन कर दिया। एक तो डाटा को रीड करना, भाई बाइट एरे में रीड करना डाटा को। हम लोग यहाँ पे फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना के बाइट एरे में रीड करते थे, ये काम उसका है। उसके बाद डाटा को टोकन्स में कन्वर्ट करना, डिलिमिटर कैरेक्टर्स को यूज करके वो टोकन्स में कन्वर्ट कर देता है। और उसके बाद टोकन्स को फॉर्मेट करना कि इंटीजर में फॉर्मेट करना है, डबल में फॉर्मेट करना है, लॉन्ग में फॉर्मेट करना है, जिसमें भी आपको फॉर्मेट कराना है आप स्कैनर को बोल के उसके हिसाब से मेथड कॉल करके डाटा ले सकते हो। तो इस कहानी को ना हम लोग एक बार कोड में लिख के समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपनी IDE ओपन कर ली है। IDE को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे एक नया पैकेज बना लेता हूँ। पैकेज बनाने के लिए यहाँ पे जाओ, राइट क्लिक करो, न्यू पैकेज। पैकेज का नाम मैं दे देता हूँ स्कैनर। अब इसके अंदर हम लोग एक ड्राइवर क्लास बनाते हैं। क्लास बनाने के लिए वापस से यहाँ पे जाओ, राइट क्लिक करो, न्यू जावा क्लास। क्लास का नाम हम दे देते हैं स्कैनर डेमो। ओके, तो सबसे पहले ना हम लोग क्या करते हैं, कंसोल से रीड करने का ट्राई करते हैं। हम यूजर से कुछ इनपुट मांगेंगे, हम उससे नंबर्स मांगेंगे और नंबर्स का हम लोग एवरेज निकालेंगे। अगर वो नंबर के अलावा कुछ और टाइप करता है तो हम उसको वहाँ पे एरर डिस्प्ले कर देंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे system.out.println करके लिखता हूँ इनपुट नंबर्स एंड वी विल फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर्स। इसके बाद मैं ट्राई विथ रिसोर्स का सिंटेक्स यूज करके यहाँ पे एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, और ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे मुझे इसको एक डाटा सोर्स देना है। तो system.in मेरा एक डाटा सोर्स है, ये एक इनपुट स्ट्रीम है, स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम है। यूजर इस इनपुट स्ट्रीम पे डाटा को इनपुट करेगा और उसी स्ट्रीम को हम लोग यहाँ पे एज ए डाटा सोर्स यूज कर रहे हैं। इसके बाद एवरेज निकालने के लिए मुझे 2 चीज़ों की जरूरत है, एक तो टोटल कितने नंबर्स हैं और एक नंबर्स का सम कितना है। तो मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ, डबल सम इज इक्वल टू 0, इंटीजर काउंट इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम लोग वाइल लूप लगाते हैं, वाइल स्कैनर डॉट हैज नेक्स्ट। तो जब तक यूजर टाइप करता रहेगा तब तक आपका ये वाइल लूप चलता रहेगा। मैंने यहाँ पे हैज नेक्स्ट मेथड को यूज करा है। तो हैज नेक्स्ट मेथड किसी भी टाइप के डाटा को ओके बोल देगा, मतलब अगर वो नंबर एंटर करेगा तो भी ठीक है, अगर वो कोई स्ट्रिंग एंटर करेगा तो भी ठीक है। अगर कोई नया टोकन अवेलेबल है तो यहाँ पे हमें ट्रू मिलेगा। ठीक है भाई, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे इफ कंडीशन लगा के सबसे पहले चेक करते हैं कि यूजर ने नंबर एंटर करा है या नहीं है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ इफ स्कैनर डॉट हैज नेक्स्ट डबल, मतलब यूजर ने एक नंबर एंटर करा है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी मतलब कि यूजर ने एक नंबर एंटर करा है। तो इस कंडीशन के अंदर सबसे पहले मैं लिखता हूँ सम इज इक्वल टू सम प्लस स्कैनर डॉट नेक्स्ट डबल। हैज नेक्स्ट मेथड को मैंने चेक कर लिया कि अगला टोकन डबल है या नहीं है। उसके बाद डबल टोकन को लाने के लिए मैंने यहाँ पे नेक्स्ट डबल को कॉल कर दिया। तो ये 2 टाइप के ही मेथड होते हैं। एक तो हैज नेक्स्ट टाइप का मेथड होता है जिसके बेस पे आप ये पता लगा सकते हो कि अगला टोकन कौन सा है, इंटीजर है, डबल है या फिर प्लेन स्ट्रिंग है। दूसरा टाइप का मेथड होता है आपके पास नेक्स्ट टाइप के, इनको यूज करके आप टोकन निकाल लेते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे डबल टाइप का टोकन निकाल लिया। इसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। यूजर ने जो भी नंबर एंटर करा मैंने उसको सम में ऐड कर दिया और एक काउंट की वैल्यू को बढ़ा दिया, मतलब कि एक एडिशनल नंबर आ गया मेरे पास। अब अगर यूजर ने नंबर एंटर नहीं किया है तो क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे एल्स इफ कंडीशन का यूज करेंगे और उसके अंदर हम लिखेंगे स्कैनर डॉट हैज नेक्स्ट, मतलब कि यूजर ने नंबर के अलावा कोई भी टेक्स्ट एंटर करा हो, हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, हमें एक टोकन मिलेगा यहाँ पे। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे टोकन निकाल के लाता हूँ, मतलब कि यूजर ने क्या डाटा एंटर करा है। तो उसके लिए हमारे पास होता है नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड को कॉल करा मैंने, ये हमें एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है, जो भी यूजर टाइप करेगा वो स्ट्रिंग हमें यहाँ पे मिल जाएगी। अगर यूजर ने डन लिखा है तो हमें प्रोग्राम को स्टॉप करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल इफ कंडीशन लिखता हूँ डन डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, जो भी टोकन आया मेरे पास, तो मैं यहाँ पे लूप को ब्रेक कर देता हूँ। ठीक है, अगर यूजर ने डन नहीं लिखा है, कुछ और लिखा है, ABC XYZ कुछ भी लिखा हो, तो एल्स कंडीशन में मैं यहाँ पे system.out.println करके लिखता हूँ प्लीज एंटर ए नंबर और डन
टू स्टॉप। ओके, अब लूप से बाहर निकल के मैं क्या करता हूँ, नंबर का एवरेज निकाल लेता हूँ। तो एवरेज निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सम को काउंट से डिवाइड करना है, आपको एवरेज मिल जाएगा। इसके बाद मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन करके लिखता हूँ एवरेज ऑफ नंबर्स आर दिस, और मैंने यहाँ पे एवरेज को प्रिंट कर दिया। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो प्रोग्राम को रन किया मैंने, सबसे पहले मेरे को लाइन प्रिंट हो गई। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नंबर लिखता हूँ जैसे कि 10, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे कुछ आलतू फालतू की स्ट्रिंग लिखता हूँ। तो वहाँ पे मेरे को एरर प्रिंट हो गई कि प्लीज़ एंटर ए नंबर और डन टू स्टॉप द प्रोग्राम। फिर मैं वापस से कुछ आलतू फालतू की स्ट्रिंग लिखता हूँ, तो फिर से हमें एक एरर प्रिंट हो गई है। फिर मैं यहाँ पे दोबारा नंबर देता हूँ, तो दोबारा नंबर दिया मैंने तो वो वहाँ पे सम में ऐड हो गया होगा। फिर मैं तीसरा नंबर देता हूँ, चौथा नंबर देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे डन लिखता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे डन लिखा, मेरा प्रोग्राम स्टॉप हो गया और मेरे को यहाँ पे एवरेज प्रिंट होके दिख रहा है। तो स्कैनर क्लास ना बहुत ही यूजफुल क्लास है दोस्तों। आप किसी भी डाटा सोर्स के ऊपर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हो और उस ऑब्जेक्ट को यूज करके आप उस डाटा में से टोकन्स निकाल सकते हो। इंटीजर टाइप का टोकन निकाल सकते हो, डबल टाइप का टोकन निकाल सकते हो, स्ट्रिंग टाइप का टोकन निकाल सकते हो, रॉ डाटा भी लेके आ सकते हो आप, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा एडवांस जाते हैं, स्कैनर के ऊपर एडवांस चीज़ों को डिस्कस करते हैं। हम लोग स्कैनर क्लास को यूज़ करके फाइल में से भी डाटा को रीड कर सकते हैं। तो कैसे करना है उसको समझते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नई क्लास बना लेता हूँ। क्लास बनाने के लिए यहाँ पे जाओ, राइट क्लिक करो, न्यू जावा क्लास। क्लास का नाम हम दे देते हैं स्कैनर रीड फाइल डेमो, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग एक नया मेन मेथड बना लेते हैं। बना लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक फाइल को राइट करते हैं और फाइल के अंदर डमी डाटा को राइट करते हैं। तो फाइल को राइट करने के लिए मुझे एक फाइल पाथ की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे एक फाइल पाथ वेरिएबल बनाता हूँ, स्ट्रिंग फाइल पाथ इज इक्वल टू दिस। अब इस फाइल के अंदर मैं डमी डाटा को राइट करूँगा और उस डाटा को मैं स्कैनर यूज़ करके रीड करने वाला हूँ। फाइल को राइट करने के लिए हम लोग प्रिंट राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। तो ट्राई विथ रिसोर्स का सिंटेक्स लगाया मैंने प्रिंट राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे कंस्ट्रक्टर में मैंने यहाँ पे एक फाइल पाथ दे दिया। अब ट्राई की बॉडी के अंदर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फाइल के अंदर कुछ रैंडम नंबर्स को राइट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 100, i प्लस प्लस 100 रैंडम नंबर्स को मैं यहाँ पे राइट करता हूँ। तो नंबर्स को राइट करने के लिए राइटर क्लास के ऊपर मैं println मेथड को कॉल करता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मैं फाइल के अंदर कुछ रैंडम टेक्स्ट को राइट कर देता हूँ। तो उसके लिए वापस से मैं यहाँ पे फॉर लूप लगाता हूँ। फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 10, i प्लस प्लस। लूप के अंदर मैं यहाँ पे राइटर के ऑब्जेक्ट के ऊपर println मेथड को कॉल करता हूँ। यहाँ पे सिंपल सी स्ट्रिंग प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं ट्राई से बाहर निकल लेता हूँ। तो अभी तक मैंने क्या किया, अभी तक मैंने एक फाइल बनाई, फाइल के अंदर कुछ नंबर्स को डाल दिया और फाइल के अंदर कुछ रैंडम टेक्स्ट को डाल दिया। अब मैं क्या करूँगा, स्कैनर क्लास को यूज़ करके ये सभी चीज़ों को रीड करने वाला हूँ। जो भी नंबर्स मैंने फाइल के अंदर डाले हैं, सभी नंबर्स का एवरेज निकाल के दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्राई विथ रिसोर्स का सिंटैक्स यूज़ करेंगे। हमें एक स्कैनर के ऑब्जेक्ट को बनाना है। स्कैनर क्लास जो है ये फाइल से डाटा को रीड कर सकता है। तो फाइल से डाटा को रीड करने के लिए एक फाइल रीडर क्लास होती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फाइल रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। इसके अंदर मैंने फाइल पाथ दे दिया। सेमीकोलन लगा के मैं यहाँ पे स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और स्कैनर क्लास के कंस्ट्रक्टर में मैंने यहाँ पे फाइल रीडर का ऑब्जेक्ट दे दिया। तो कहने का मतलब है ये वाला जो स्कैनर का ऑब्जेक्ट है ये इस फाइल रीडर के ऑब्जेक्ट पे काम करेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे डबल सम इज इक्वल टू 0, ठीक है। इंटीजर काउंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक वाइल लूप लगाते हैं, वाइल स्कैनर डॉट हैज नेक्स्ट। वाइल के अंदर मैं ये चेक करता हूँ कि ये टोकन डबल टाइप का है या नहीं है। तो उसके लिए आप सिंपल इफ कंडीशन का यूज़ करो, स्कैनर डॉट हैज नेक्स्ट डबल। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम इज इक्वल टू सम प्लस स्कैनर डॉट नेक्स्ट डबल, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। तो जो भी नंबर्स हैं, नंबर्स को हमने रीड कर लिया और जो भी फालतू का टेक्स्ट है उसको हमने स्किप कर दिया। इसके आगे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लूप से बाहर निकल के मैं यहाँ पे एवरेज निकाल लेता हूँ, निकाल लिया मैंने। इसके बाद मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन करके एवरेज को प्रिंट कर देता हूँ। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे प्रोग्राम को रन करूँगा, सबसे पहले हमारी जो फाइल थी वो राइट हो गई। यहाँ पे आपको दिख रहा है data.txt और इसके बाद हमारे को यहाँ पे नंबर्स का एवरेज प्रिंट होते हुए दिख रहा है। एक काम करते हैं, एक बार इस फाइल को ओपन करते हैं। data.txt फाइल को मैंने यहाँ पे ओपन करा। इसके अंदर शुरू में आपको कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ रैंडम टेक्स्ट दिख रहा है। तो हमने स्कैनर क्लास को यूज़ करके नंबर्स को रीड कर लिया। नंबर्स के ऊपर हमें जो प्रोसेसिंग करनी थी हमने कर ली और जो भी फालतू का डाटा है उसको हमने स्किप कर दिया। मुझे उम्मीद है आपको ये वाली चीज़ भी समझ में आई होगी।
किस तरीके से फाइल से डाटा को हम रीड कर सकते हैं। आपको आपके दिमाग में स्कैनर क्लास का कंसेप्ट चिपकाना है। बस कंसेप्ट ये कहता है कि स्कैनर किसी एक डाटा सोर्स के ऊपर ऑपरेट करता है, नंबर 1 तो ये। उसके बाद वो डाटा सोर्स में से बाइनरी डाटा को रीड करता है और उस डाटा को टोकन्स में कन्वर्ट करता है। इंटीजर टाइप का टोकन हो सकता है, स्ट्रिंग टाइप का हो सकता है, डबल, लॉन्ग, बूलियन, किसी भी टाइप का टोकन हो सकता है। चेक करने के लिए कि टोकन है या नहीं है, आपके पास हैज नेक्स्ट मेथड होता है और अगला टोकन निकालने के लिए आपके पास नेक्स्ट मेथड होता है। बस अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रैंडम क्लास। रैंडम क्लास को यूज करके आप सूडो रैंडम नंबर्स को जनरेट कर सकते हो। नंबर्स ही नहीं, आप यहाँ पे बूलियन को जनरेट कर सकते हो, बाइट डाटा को जनरेट कर सकते हो। कहने का मतलब है किसी भी रैंडम चीज को जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की है कि आपको सूडो रैंडम डाटा मिलेगा। तो अब जो बंदे मैथमेटिक्स से लेना देना नहीं रखते हैं उन लोगों के लिए सूडो रैंडम एक नया वर्ड है। सूडो रैंडम का मतलब क्या होता है? सूडो रैंडम मतलब कि ऐसा डाटा जो स्टैटिस्टिकली रैंडम है। स्टैटिस्टिकली रैंडम होने का मतलब होता है आप डाटा के अंदर कोई पैटर्न पता नहीं लगा सकते, कोई भी रेगुलरिटीज आपको डाटा के अंदर नहीं मिलेगी। आप ये गैस नहीं कर सकते कि अगला नंबर क्या आएगा। लेकिन डाटा को कंप्यूटर प्रोग्राम जनरेट कर रहा है तो कंप्यूटर प्रोग्राम एक स्पेसिफिक तरीके से ही जनरेट करेगा। रैंडम क्लास के अंदर जिन लोगों ने भी कोड लिखा हुआ है वो कोड मेरे लिए भी सेम है, आप लोगों के लिए भी सेम है, सारी दुनिया के लिए सेम कोड है। रैंडम डाटा को जनरेट करने का तरीका हम सब लोगों के लिए सेम है, लेकिन फिर भी हम सब लोगों के लिए अलग अलग रैंडम डाटा आएगा। इसे ही कहते हैं सूडो रैंडम। कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ रैंडमनेस नहीं होती है। जैसे हम ह्यूमंस होते हैं तो हम ह्यूमंस के पास सोर्स ऑफ रैंडमनेस है। जैसे कि क्या? जैसे आप डाइस को रोल करते हो तो डाइस के ऊपर 1 आया है, 6 आया है, 5 आया है, ये कंप्लीटली रैंडम इवेंट है। कॉइन को टॉस करना एक रैंडम इवेंट है, वहां पे आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज है। डाइस को रोल करने में आपके पास 6 पॉसिबिलिटीज होती हैं। ये ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ रैंडमनेस होता है। ये चीजें कंप्यूटर के पास नहीं होती है। तो कंप्यूटर जब भी रैंडम डाटा को जनरेट करेगा तो वो एक स्पेसिफिक तरीके से करेगा। वो तरीका सबको पता होता है, लेकिन जो भी डाटा निकल के आता है वो डाटा स्टैटिस्टिकली रैंडम होता है। कोई नहीं पता लगा सकता कि अगला नंबर क्या आएगा। कंप्लीटली रैंडम होता है, कोई पैटर्न नहीं होता है उसके अंदर। तो हम लोग रैंडम क्लास को यूज कैसे करते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पे रैंडम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। बना लिया। ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे आप उसको एक सीड वैल्यू दे सकते हो। सीड वैल्यू का मतलब है कि रैंडमनेस का सोर्स, स्टार्टिंग सोर्स। यहाँ पे हमको एक नंबर देना होता है। तो जर्नली यहाँ पे हम करंट टाइम को यूज करते हैं। जैसे आप चाहो तो यहाँ पे 10 भी दे सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे system.currentTime मिलीज को कॉल करके करंट टाइम निकाल सकते हो। तो वो आपका एक स्टार्टिंग सीड है। अगर आप सीड नहीं देते हो तो रैंडम क्लास बाय डिफॉल्ट एक सीड को एज्यूम कर लेती है। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपको ऑब्जेक्ट के ऊपर बस मेथड्स को कॉल करना है। अगर आपको इंटीजर चाहिए तो आप यहाँ पे नेक्स्ट इंट को कॉल करोगे। अगर आपको एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर इंटीजर चाहिए तो उसके लिए ओवरलोडेड मेथड्स हैं आपके पास। अगर आपको बूलियन चाहिए तो आप यहाँ पे नेक्स्ट बूलियन को कॉल करोगे। अगर आपको डबल चाहिए तो आप नेक्स्ट डबल को कॉल करोगे। अगर आप नेक्स्ट डबल को कॉल करते हो तो डबल की रेंज कुछ भी हो सकती है। जो भी वैलिड रेंज है उस रेंज में से आपको एक डबल नंबर निकल के आएगा। अगर आपको लोअर और अपर बाउंड को सेट करना है कि आपको जो भी डबल नंबर चाहिए वो 0 से लेकर 100 तक की चाहिए, तो उसके लिए भी आप नेक्स्ट डबल को कॉल करोगे और स्टार्टिंग पॉइंट आप डाल दोगे 0, कॉमा लगा के अपर बाउंड आप यहाँ पे डाल दोगे 100। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इतनी सी कहानी को कोड में लिख के समझते हैं। मैंने यहाँ पे अगेन अपनी आईडी ओपन कर लिया है। आईडी ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे एक नया पैकेज बनाता हूँ। वापस से राइट क्लिक करो, न्यू पैकेज। पैकेज का नाम दे देते हैं रैंडम। इसके अंदर हम लोग एक ड्राइवर क्लास बनाते हैं। क्लास बनाने के लिए आप वापस से राइट क्लिक करो, न्यू जावा क्लास। क्लास का नाम हम दे देते हैं रैंडम डेमो। ठीक है, इस क्लास के अंदर हम लोग एक मेन मेथड बनाते हैं। बना लिया। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं एक रैंडम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। बना लिया मैंने। यहाँ पे मेरे को सीड वैल्यू देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीड बाय डिफॉल्ट एज्यूम कर लिया जाएगा। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक रैंडम इंटीजर को जनरेट करता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास होता है नेक्स्ट इंट। तो यहाँ पे हमें जो नंबर मिलेगा ना वो इंटीजर की वैलिड रेंज में से कुछ भी मिल जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो अपर बाउंड सेट कर सकता हूँ। तो उसके लिए आप यहाँ पे नेक्स्ट इंट को कॉल करो और एक अपर बाउंड सेट कर दो, जैसे कि 100। तो 0 से 100 के बीच में मुझे एक रैंडम नंबर मिलेगा। अगर आपको रैंडम बूलियन वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ पे नेक्स्ट बूलियन को कॉल करो। अगर आपको रैंडम लॉन्ग वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ पे नेक्स्ट लॉन्ग को कॉल करो।
लॉन्ग को कॉल करने के टाइम पे आप उसको लोअर और अपर बाउंड दोनों दे सकते हो। अगर आपको डबल वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ पे नेक्स्ट डबल को कॉल करो। यहाँ पे नेक्स्ट डबल को कॉल करने के टाइम पे आपको डबल की रेंज में से कोई भी एक वैल्यू मिल जाएगी। अगर आपको लोअर बाउंड और अपर बाउंड को फिक्स करना है तो आप यहाँ पे वापस से नेक्स्ट डबल को कॉल करो और लोअर बाउंड में एक नंबर डाल दो जैसे कि -100, अपर बाउंड में एक नंबर डाल दो जैसे कि +100। तो अब इन दोनों के बीच में आपको एक डबल वैल्यू मिल के आ जाएगी। अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को रन करा और आपको आउटपुट दिख रहा है। यहाँ पे कुछ रैंडम वैल्यूज निकल के आई हैं। जहाँ पे हमने बाउंड को फिक्स कर रखा है तो उसी बाउंड के अंदर रैंडम वैल्यूज निकल के आई हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे ना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सीड को लेके एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप रैंडम क्लास के दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाते हो और दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर सेम सीड की वैल्यू देते हो तो आपको जो रैंडम नंबर्स मिलेंगे सेम मिलेंगे। एक काम करता हूँ, मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे रैंडम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इसके अंदर मैं सीड डाल देता हूँ 10। फिर मैं यहाँ पे दूसरा रैंडम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और इसके अंदर फिर से सीड डाल देता हूँ 10। तो हमारे पास दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट्स के अंदर सेम 10 की सीड है। अब मैं क्या करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेक्स्ट इंट मेथड को कॉल करता हूँ। पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर करा मैंने, फिर मैं दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर नेक्स्ट इंट को कॉल करता हूँ। ठीक है, अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को रन करा, मेरे को यहाँ पे दो रैंडम वैल्यूज सेम निकल के आई है। तो हम ये समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। मैंने आपको कहा था कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ रैंडमनेस नहीं होती है, तो वो एक फिक्स्ड एल्गोरिथम को यूज करके रैंडम नंबर्स को जनरेट करता है। एल्गोरिथम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है सीड। तो हमने यहाँ पे दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर हमने सेम सीड की वैल्यू दे रखी है, तो आगे का जो भी तरीका है वो दोनों ऑब्जेक्ट के लिए सेम चलेगा। तो दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेम नंबर्स को निकाल के लाएंगे। आप कितनी बार भी नेक्स्ट इंट को कॉल करोगे आपको दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर सेम नंबर्स मिलेंगे। तो अगर आप एडवांस में जाना चाहते हो और अगर आप सीड को यूज करते हो तो आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है, दो रैंडम ऑब्जेक्ट्स के अंदर सेम सीड की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लोकेल क्लास। लोकेल क्लास का एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्लास इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि आपको कंप्यूटर के अंदर किसी ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल या फिर कल्चरल रीजन को रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे करोगे। जैसे इमेजिन करो मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं हिंदी बोलता हूँ, मैं इंग्लिश भी बोलता हूँ। इंडिया में कुछ लोग होंगे जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं या फिर मलयालम बोलते हैं। ऐसे ही हमारे पास दूसरे कंट्रीज भी हैं, जापान है, जापानीज के लिए, चाइना है, वहाँ पे चाइनीज बोली जाती है। तो हम ह्यूमंस जो प्लेनेट पे रहते हैं हम आपस में डिवाइडेड हैं। ज्योग्राफिकली हम लोग डिवाइडेड हैं, पॉलिटिकली हम लोग डिवाइडेड हैं और कल्चरली हम लोग डिवाइडेड हैं। अलग अलग रीजन्स हैं हमारे पास। तो कंप्यूटर के अंदर आपको ये चीज को रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे करोगे। लोकल क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके हम लोग अलग अलग ह्यूमन लैंग्वेजेस, कंट्रीज, रीजन्स, इन सब चीजों को कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करते हैं। जावा स्पेसिफिकली लोकल क्लास को यूज करता है। हम टेक्स्ट को फॉर्मेट करते हैं, हमने फॉर्मेटर देख लिया। हम डेट को प्रिंट करते हैं, टाइम को प्रिंट करते हैं। जैसे इंडिया के अंदर पहले डेट लिखी जाती है, फिर महीना लिखा जाता है, फिर साल लिखा जाता है। यूएस के अंदर पहले महीना लिखा जाता है, फिर डेट लिखी जाती है और फिर साल लिखा जाता है। तो डेट तो हम दोनों के लिए सेम है लेकिन लिखने का तरीका अलग है। लिखने का तरीका इस चीज पे डिपेंड करता है कि आप कौन से रीजन के अंदर हो। तो जो भी ऐसे मेथड्स हैं जो फॉर्मेट करते हैं या जो कुछ टेक्स्ट को आउटपुट करते हैं वो सारे के सारे मेथड्स एक लोकल क्लास के ऑब्जेक्ट को लेते हैं। हम चाहें तो उसको दे सकते हैं, नहीं तो बाय डिफॉल्ट जेवीएम के अंदर जो भी लोकल होता है वो उसको यूज करता है। तो सबसे पहले लोकल क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। आप यहाँ पे सिंपल इस तरीके से लोकल क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हो। यहाँ पे मैंने न्यू कीवर्ड को यूज नहीं किया है। लोकल क्लास के अंदर एक मेथड होता है ऑफ। ऑफ मेथड के अंदर आप यहाँ पे सबसे पहले लैंग्वेज को देते हो, कॉमा लगा के आप यहाँ पे कंट्री को देते हो। हम ह्यूमंस की जितनी भी लैंग्वेज होती हैं सभी लैंग्वेजेस का एक 2 लेटर कोड होता है। ये एक स्टैंडर्ड कोड है। हिंदी के लिए HI है, इंग्लिश के लिए EN है, जापानीज के लिए JA है। इसके बाद हम लोग 2 लेटर का कंट्री कोड देते हैं। सभी कंट्रीज का एक कंट्री कोड होता है। इंडिया के लिए IN, US के लिए US, UK के लिए UK। तो अब ये जो लोकल क्लास का ऑब्जेक्ट है ये इंडिया रीजन को रिप्रेजेंट करेगा और इंडिया रीजन के अंदर हिंदी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से मैं एक और लोकल क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ और यहाँ पे मैं लैंग्वेज इंग्लिश दे सकता हूँ, कंट्री इंडिया दे सकता हूँ। तो
तो ये वाला लोकल क्लास का ऑब्जेक्ट इंडिया कंट्री इंग्लिश बोलने वाले बंदों के लिए है, ठीक है। इसके बाद एक मेथड होता है सेट डिफ़ॉल्ट। सेट डिफ़ॉल्ट मेथड को यूज़ करके हम JVM के अंदर डिफ़ॉल्ट लोकल को सेट कर देते हैं। ये एक स्टैटिक मेथड होता है आपका। फिर इसके बाद एक मेथड होता है गेट डिफ़ॉल्ट। गेट डिफ़ॉल्ट मेथड भी आपका एक स्टैटिक मेथड है। इस मेथड को कॉल करके हमको एक डिफ़ॉल्ट लोकल मिल जाता है जो JVM यूज़ कर रहा है। जब भी आपका JVM स्टार्ट होता है वो एक डिफ़ॉल्ट लोकल ऑब्जेक्ट को बनाता है और उसी को यूज़ करता है। जनरली मोस्टली हमारा डिफ़ॉल्ट में काम चल जाता है, लेकिन ये कंसेप्ट आप लोगों को बताना ज़रूरी था। अलग अलग जोग्राफीज़ कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए जावा ने एक लोकल ऑब्जेक्ट बना रखा है, और जहाँ जहाँ पे भी अलग अलग जोग्राफीज़ की बात आएगी वहाँ वहाँ पे आप लोकल ऑब्जेक्ट को दे सकते हो। जैसे फॉर्मेट करने में आप दे सकते हो, डेट टाइम निकालने में आप दे सकते हो। जैसे इंडिया में अलग टाइम चलता है, अमेरिका में अलग टाइम चलता है, यूरोप में अलग टाइम चलता है, तो लोकल ऑब्जेक्ट के हिसाब से आपको टाइम निकल के आ जाएगा। लोकल क्लास कुछ इंटरनेशनल स्पेसिफिकेशन को इम्प्लीमेंट करती है। इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करती है। जैसे कि जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, जितनी भी ह्यूमन लैंग्वेजेस हैं, सभी ह्यूमन लैंग्वेजेस को इसने डिफाइन कर रखा है। उस लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग कौन सा कोड है वो इन्होंने डिफाइन कर रखा है। ऐसा करना ज़रूरी होता है क्योंकि कंप्यूटर तो आज इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं कि आप चाहे गांव में रहते हो, चाहे आप न्यूयॉर्क सिटी में रहते हो, आपको हर जगह पे कंप्यूटर की ज़रूरत है। हर जगह पे कंप्यूटर का कोड लिखा जाता है। तो इस टास्क फोर्स का काम ये है कि जो भी कोड लिखा जाए वो एक स्टैंडर्ड तरीके से लिखा जाए। ये लोग बेस्ट प्रैक्टिसेस को डिफाइन करते हैं। तो जावा के अंदर जो भी लोकल क्लास है वो ये सारे स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करती है। स्टैंडर्ड्स को पढ़ने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं तो आपको यहाँ तक कहूँगा, बस कहने का मतलब है कि ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है और ये स्टैंडर्ड को डिफाइन करती है, ठीक है। इसका हमारे पास कोई प्रैक्टिकल यूज़ केस नहीं है, ये सिर्फ एक कंसेप्ट है, तो हम इसका कोड भी नहीं लिखेंगे। बस ये इतनी सी कहानी है। आज के वीडियो का सारा कोड आपको गिटहब पे अवेलेबल है। आज के वीडियो में हम लोगों ने इतने सारे कंसेप्ट्स को कवर किया। यहाँ पे हमारा java.util पैकेज खत्म हो चुका है। हमने कलेक्शन फ्रेमवर्क को भी देख लिया, उसके बाद हमने ये इंपॉर्टेंट क्लासेस को भी देख लिया। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बचती है, टाइम API। तो आने वाले वीडियो में हम लोग टाइम API के बारे में समझेंगे। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन को क्लिक कर दो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। और मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, आप चैनल को शेयर करो आपके दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।